जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे भारतीय मोर के बारे में। इसको इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में ये करंट अफेयर का एक मुद्दा बना हुआ है। केरल की बात है। केरल में पी फाउल मतलब भारतीय मोर। याद रखिएगा कि भारतीय मोर को क्या कहते हैं? पी फाउल। तो जो भारतीय मोर है, पी फाउल है, इसने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी और इस टक्कर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहीं न कहीं ये घटना जो केरल की एक घटना रही, इसने भारत में मोर की बढ़ती हुई आबादी पर प्रकाश डाला है। इसलिए हम इसको आज हमारे इस लेक्चर में डिस्कस भी कर रहे हैं। दोस्तों, मोर की यदि हम बात करें तो पीफाउल जो है वो मोर की विभिन्न प्रजातियों का एक सामूहिक नाम है। नर मोर को हम पीकॉक कहते हैं और मादा को हम पीहेन कहते हैं। तो पीहेन जो है वो मादा मोर के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है और पीकॉक जो है वो नर मोर के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। मोर के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया है। तो याद रखिएगा कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। पीफाउल अर्थात पावो क्रिस्टेटस फासियानिडे परिवार से संबंधित है। अब ये फासियानिडे परिवार क्या है दोस्तों? ये उड़ने वाले सभी पक्षियों में सबसे बड़े होते हैं। कौन? मोर। और फासियानिडे परिवार जो एक तीतर परिवार है जिसके सदस्यों में जंगली अथवा घरेलू मुर्गी, मोर, तीतर, बटेर ये सब पक्षी शामिल होते हैं। तो याद रखना है कि ये फासियानिडे परिवार का ये एक सदस्य है, पीफाउल या मोर की सामूहिक प्रजाति। ठीक है, यहां पर इस नाम को आप विशेष तौर पर याद रखिएगा कि नर मोर को हम पीकॉक कहते हैं और मादा मोर को हम पीहन कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रजाति को लेकर। तो सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली मोर की जो प्रजाति है उसमें नीला या भारतीय मोर एक बहुत ज्यादा प्रचलित है और एक हरा या जवाई मोर जो है वो प्रचलित है। नीला या भारतीय मोर जो है वो भारत और श्रीलंका में मिलता है और हरा या जवाई मोर जिसको हम पावो म्यूटिकस के नाम से जानते हैं, यह म्यांमार या बर्मा में और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर प्राप्त होता है। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, याद रखना है। इनके पर्यावास की बात करें, इनके अनुकूल वातावरण देने वाले उस निवास की बात करें दोस्तों, तो विशेष तौर पर जो भारतीय मोर है वो मूलतः भारत में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलता है और श्रीलंका के कुछ इलाकों में हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ये जो है ये मध्य केरल में मिलता है। इसके बाद ये राज्य के दक्षिण पूर्व में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। केरल में लगभग 19% क्षेत्र ऐसा है जहां पर इस प्रजाति का आवास है और 2050 तक इसका लगभग 40 से 50% प्रतिशत तक क्षेत्र बढ़ भी जाएगा। तो एक प्रकार से केरल में ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और ये मुख्य तौर पर जंगल के किनारों पर और खेती वाले स्थानों पर हम लोगों को देखने को मिलता है विशेष तौर पर। अब इसको लेकर चिंताएं क्या है जरा उसको भी समझ लेना चाहिए कि मोर को लेकर क्या चिंताएं व्याप्त है पूरे देश में। तो दोस्तों, यहाँ पर विशेष तौर पर यह देखने को मिलता है कि केरल में जो धान की खेती होती है, चूंकि केरल जो साउथ इंडियन इलाका है, पानी पर्याप्त वर्षा होती है, मृदा भी इसके अनुकूल है, तो यहाँ के इलाकों में धान की खेती को, चावल की खेती को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जब यहाँ पर धान की खेती होती है तो उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाते हैं, क्योंकि ये मोर उस धान के खेत में घुस जाते हैं और वहाँ जो धान के बीज होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे ये उस बीज को नष्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मानव और पशु संघर्ष का कारण बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये मोर उन बीजों को खाने के लिए जाएंगे, नष्ट करते हैं, तो ये मनुष्य इन पर प्रहार करते हैं, अटैक कर देते हैं। उसके बाद मोरों की डेथ भी हो जाती है और इस प्रकार से ये मानव पशु संघर्ष का कारण भी बन जाता है। इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज देखने को मिल रही है कि हम निरंतर बढ़ती जनसंख्या के लिए, देखिए जनसंख्या तो बढ़ रही है। अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो इस बढ़ती जनसंख्या में जो भी लोग बढ़ रहे हैं उनके लिए आप लोगों को एक तो खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, खाने के बंदोबस्त के साथ साथ आपको उनके लिए रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब खाने और रहने का बंदोबस्त तो आप तब कर पाएंगे ना जब आपको उनके लिए अतिरिक्त भूमि मिलेगी। भूमि उतनी है हमारे पास और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक चीजों की पूर्ति करने के लिए निरंतर हम क्या कर रहे हैं, हमारी विकास गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए कृषि का विस्तार भी किया जा रहा है और साथ ही साथ वनों की कटाई भी हो रही है। अब सोचिए कि कृषि विस्तार करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, तो जानवरों के रहने के स्थान को हम समाप्त कर रहे हैं। अगर मानव लोग इस क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे, जानवरों के रहने के स्थान को कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जानवर भी मानव के क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे। तो यहाँ पर इनका आना कहीं ना कहीं मानवीय गतिविधियों के प्रतिक्रिया स्वरूप ही है।
कहीं ना कहीं मानव की गतिविधियां हुई हैं, उनके अगेंस्ट में जानवर जो होते हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि लगातार जो इस प्रकार के जीव हैं वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और इसके कारण मानव पशु संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो मोर की बढ़ती आबादी जो है वो जलवायु परिवर्तन का भी संकेत देती है। ये शुष्क परिस्थिति में बढ़ने और पनपने के लिए जाने जाते हैं, मतलब जहाँ पर भी शुष्क परिस्थिति होंगी वहाँ पर ये बढ़ेंगे भी और पनपेंगे भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का संकेत भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मानवीय क्षेत्र में देखा जाए तो इनको लेकर चिंता व्याप्त हैं। लेकिन अगर हम संरक्षण की बात करें मोरों की, तो ये IUCN की सूची में कम चिंताजनक प्रजाति के रूप में शामिल है। बहुत संख्या में अभी ये मौजूद हैं, इनको लेकर कोई बेहतर चिंता की जरूरत हम लोगों को नहीं है, लेकिन फिर भी इनके संरक्षण को ध्यान दिया जाए, वरना आने वाले समय में ये भी चिंताजनक प्रजाति के तौर पर शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मोरों के बारे में बात की, इनकी प्रजाति को लेकर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर एक छोटे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। और अगर लगातार आपको समझ में आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों तक लेक्चर्स पहुंचे और फायदा सभी को हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।